आपका स्वागत है आज के इतिहास व्याख्यान में। मैं अपनी पिछली क्लास में अ, आप सभी को इस बात से अवगत कराने का प्रयास किया हूँ कि राजपूत की उत्पत्ति कैसे हुई, राजपूत अ, एक सामाजिक वर्ग के रूप में कैसे उभरा और किस प्रकार से वो अ, 8वीं 9वीं और शताब्दी में और बाद के समय में अपने आप को एक प्रतिष्ठित सामाजिक वर्ग के रूप में स्थापित कर सका। इस व्याख्यान में आज के व्याख्यान में मैं आप लोगों को कन्नौज को लेके, जो कि एक नया राजनीतिक केंद्र बन गया था 8वीं 9वीं और 10वीं शताब्दी का समय है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत पूर्ण रूप से विखंडित हो चुका है। मगध साम्राज्य जैसा कोई साम्राज्य नहीं है, कोई जो बहुत ही व्यापक साम्राज्य हो। कुल मिला के डिसेंट्रलाइज्ड हो चुका है, डिसयूनिटी का माहौल है। सो ऐसे में कन्नौज जो एक नया राजनीतिक केंद्र बना था, क्यों बना था और उसको लेके क्यों इतनी ढेर सारी संघर्षें हुई, इसकी हम चर्चा करेंगे आज के अपने व्याख्यान में। और आज के व्याख्यान में मैंने एक प्रस्तुति तैयार की है जिसमें 6 स्लाइड्स हैं। पहला स्लाइड शीर्षक के बारे में आपको बताएगा। दूसरे स्लाइड में आपको जो नक्शा है, जो मैप है, उसके जरिए मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि इस विकेंद्रीकृत रूप में जो अलग अलग शक्तियां अलग अलग विराजमान हैं और कन्नौज जिसके लिए संघर्ष हो रहा है, उसको हम कैसे मैप में प्लॉट कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। उससे आपको एक अ, जो विजुअल है, दृष्टिगत जो ज्ञान है वो आपको प्राप्त होगा। तीसरा स्लाइड है संदर्भ, जिसको मैं विस्तार में बताता हूँ कि कन्नौज को लेके क्यों संघर्ष हो रहा है और वो कौन कौन सी शक्तियां हैं जो आपस में संघर्षरत हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और उसका एक मोटा मोटा परिणाम क्या होता है। और जो चौथा स्लाइड है उसमें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि जो 3 पक्ष हैं, उन सभी क्षेत्रीय पक्षों में कौन कौन राजा हुए और जो मुख्य रूप से इस लड़ाई में शामिल थे। और इसी स्लाइड में मैं ये भी चर्चा करूंगा कि अंततोगत्वा आखिरकार क्या हुआ, इसका नतीजा क्या था। ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, क्या ये किसी एक सही दिशा में और पुख्ता दिशा में कोई पुख्ता परिणाम देता है क्या। ठीक है, तो चलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से त्रिपक्षीय संघर्ष शुरुआत होता है और क्या है और इसका क्या परिणाम होता है आगे चलकर। तो ये है आज का शीर्षक, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष, 8वीं शताब्दी और उसके उत्तरार्ध का समय। इसको अपने जहन में रखिएगा और चलते हैं दूसरे स्लाइड पे, जो कि मैप के बारे में है। तो गौर कीजिएगा, ये पूरा भारत का नक्शा है, ये जो मैं पूरा कर्सर घुमा रहा हूँ। इसमें जो छायांकित जो क्षेत्र हैं, जो शेडेड एरिया है, ये मुख्य तौर पे सक्रिय हैं और त्रिपक्षीय संघर्ष अ, इसी अ, क्षेत्र की ओर इंगित करता है। और जिस क्षेत्र को लेके संघर्षरत हैं ये शक्तियां, वो है कन्नौज। देखिए यहाँ पे है कर्सर, ध्यान से देखिएगा। ये नदी है ना, गंगा यमुना। और एक प्रकार का ये दोआब वाला क्षेत्र है। दोआब का मतलब होता है जो दो नदियों के बीच में जो भूभाग हो, काफी उपजाऊ माना जाता है, क्योंकि नदी के किनारे, नदी के पास में है। और दूसरा चीज है कि जो इससे पहले जो राजनीतिक केंद्र था वो ये मगध था। हालांकि वो भी नदी के पास में ही है, लेकिन आप देखेंगे कि ये यदि
इस दिशा से तुलना करें, जो ये उत्तर पश्चिमी भारत है जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, इसकी और इसके बीच में बहुत दूरी है। और कन्नौज अपेक्षाकृत थोड़ा केंद्र में आता है। तो ये एक प्रकार से एक जियोपॉलिटिकल जो स्टेटस है, इसका जो एक रणनीतिक महत्व है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ये बात में आप अपना ध्यान रखिएगा। तो ये उपजाऊ भी है और राजनैतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी चीज है कि एक नया फर्टाइल क्षेत्र है, अभी एक्सप्लॉयट नहीं हुआ है, टैप नहीं हुआ है, उसका पूरा दोहन नहीं हुआ है। तो एक प्रकार से नया क्षेत्र है। तो काफी गुंजाइश है कि यहाँ से काफी कुछ हो सकता है। यही कारण है कि इसको लेके एक बड़ा संघर्ष चालू होता है, जो कि गुप्त उत्तर समय के बाद जो आखिरी महत्वपूर्ण शासक था वो था हर्षवर्धन। उसके पतन के बाद भारत, खास तौर पे उत्तर भारत बिखर सा जाता है। और मगध में, जो कि जहाँ पे मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य जैसे बड़े बड़े शक्तियां हुई और जो पूरे भारत पे तकरीबन तकरीबन शासन किया, वो खत्म हो जाती हैं। और उसी प्रकार से गुप्त उत्तर के बाद जो कुषाण वंश है, जो खास तौर पर ये उसका केंद्र था यहाँ पे उसके पतन के बाद हर्षवर्धन वाला समय आता है। तो कुल मिला के देखा जाए, एक डिसेंट्रलाइज्ड और फ्रेगमेंटेड फॉर्म वाला भारत हो गया है। और इसमें जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और ये क्षेत्रीय शक्तियां कुछ और नहीं बल्कि सामंतों का वर्ग है। तो इसमें सामंत, उप सामंत, फ्यूडल, सब फ्यूडल, जो कभी केंद्रीकृत राज्य के अधीन होते थे, अब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए हैं। तो ये ध्यान दीजिए, पश्चिम भारत में ये जो गुजरात वाला, राजस्थान वाला और मध्य प्रदेश, जो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश है, मालवा वाला रीजन, ये पूरा गुर्जर प्रतिहार का है। देखिए जहाँ पे मैं एरो घुमा रहा हूँ। अब उत्तर भारत में ये है, और कन्नौज जो है ये केंद्र है जिसके लिए लड़ाई हो रही है। और पूर्व में जो बंगाल, उड़ीसा और असम, ये पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ पे पाल लोगों का राज्य है। तो ये भी कोशिश कर रहा है कन्नौज को हथियाने का। गुर्जर प्रतिहार लोग जो हैं ये भी हथियाने का कोशिश कर रहे हैं। और दक्षिण दिशा से राष्ट्रकूट लोग जो हैं वो भी कन्नौज पे अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो ये आपका संदर्भ है। ये जो तीनों जो शक्तियां हैं, और इसके अलावा ये जो चंदेलाज दिख रहे हैं और परमार जो हैं, ये सब भी क्षेत्रीय शक्तियां हैं। ये उप सामंत हैं। ये समय समय पर अपने आप को सामंत घोषित कर देते हैं, अपने आप को सर्वे सर्वा घोषित कर देते हैं। लेकिन ये अस्थाई नहीं है। कभी कोई सामंत उप सामंत बन जाता है, तो कभी कोई उप सामंत सामंत बन जाता है। तो ये संघर्ष सतत रहता है। परिणाम ये होता है कि भारत एक ऐसा राजनीतिक परिदृश्य बन जाता है जो कि बहुत ही कमजोर हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने अगले स्लाइड में। उम्मीद करता हूँ कि ये नक्शा आपको समझ में आ गया है। ठीक है। तीसरा स्लाइड, इसको ध्यान से आप पढ़ें और देखें कि आपको समझ में आ जाएगा। तो हो क्या रहा है कि जो मुख्य रूप से आपके जो तीन क्षेत्र हैं उसमें बदलाव आ रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और अर्थव्यवस्थागत जो क्षेत्र है उसमें बदलाव आ रहे हैं। अब सामंती वाली व्यवस्था है, और क्षेत्रीय जो शक्तियां ज्यादा शक्तिशाली हैं, और वो अपने स्तर पर अपने क्षेत्र को नियंत्रण में रखे हुए हैं और उसी से अपना कार्यभार और अपने शक्ति का निर्वहन करते हैं। और उनकी कोशिश होती है कि जैसे एक समय पे मगध में गुप्त साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य, या कुषाण के समय में जो कनिष्क जैसे लोग राजा हुए, वैसा राजा बन के उभरना चाहते थे। लेकिन इतने सामंत हो गए थे, आपस में इतनी लड़ाइयाँ हो रही थी कि ये अब नामुमकिन सा लग रहा था। और इसी प्रकार ये लड़ाई चलती रही। और आप ये देखेंगे तो उन लड़ाइयों में जो सबसे मशहूर है वो है त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय इसलिए बोलते हैं, त्रिकोणीय भी बोलते हैं, क्योंकि ये तीन शक्तियों के बीच का लड़ाई है। और लड़ाई का जो मुख्य केंद्र है और जो वजह है वो है कन्नौज। तो उसमें जो मालवा, राजस्थान और गुजरात की जो दिशा से है वो है गुर्जर प्रतिहार, और पूर्व से हैं जो पाला लोग, पाल, और दक्षिण से राष्ट्रकूट लोग हैं। तो
ये प्रारंभिक मध्ययुगीन वाला समय है। 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी का समय है, जिसके दौरान ये सब लड़ाइयाँ होती हैं, और एक चरण में नहीं, कई चरण में लड़ाइयाँ होती हैं। अपने इस व्याख्यान में मैंने मुख्य तौर पर सिर्फ दो चरणों की बात की है, क्योंकि इन दो चरणों में इंटेंसिटी बहुत तेज होती है। उसके बाद छिटपुट लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, और ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं चौथे स्लाइड में, जो कि इसी स्लाइड का कंटिन्यूएशन है। आप देखेंगे ध्यान से, तो बावजूद कि ये आपस में लड़ रहे थे, बावजूद कि ये लड़ाइयाँ जो पारस्परिक संघर्ष था, ये बहुत आत्मघाती होता है, एक दूसरे को नुकसान करता है, एक राजनीतिक एकता का अभाव होता है पूरे भारत में। फिर भी यदि साहित्य के दृष्टिकोण से देखें, या काव्य शास्त्र के, दर्शन शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें, तो ये एक ऐसा समय काल है जिसमें खूब रचनाएं हुई हैं, बड़े बड़े लेखक हुए, बड़े बड़े दर्शन शास्त्री हुए, खूब ढेर सारी टीकाएं लिखी गई। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पिछड़ा नहीं है, बहुत अग्रसर रहा है, काफी रहा है। बस राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक प्रकार का परिवर्तन है। अब उसको आप पतन माने, या उसका एक नए रूप के दौर पे देखें, तो ये भी सकारात्मक दृष्टिकोण ये है कि एक नया फॉर्म है, नया स्वरूप है। तो इस स्लाइड में यही है। अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड में, जो इस बात से आपको अवगत कराएगा कि जो तीन जो क्षेत्र हैं, उन तीनों क्षेत्रों में तीनों दिशा से कौन कौन लोग हैं, जो राजा हैं, जो आपस में लड़ रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि जो कन्नौज है, कन्नौज में आयुध लोगों का शासन था। जिस प्रकार से गुर्जर प्रतिहार वाले पश्चिम भारत में थे, पाल लोग पूर्वी भारत में थे, राष्ट्रकूट लोग जो है दक्षिण भारत में थे। उत्तर भारत में कन्नौज में जिनका शासन था वो थे आयुध। बहुत शक्तिशाली नहीं थे, और यही वजह है कि वो अ, एक प्रकार से उप सामंत के तौर पे ही रहे। और वहां पे जो शासक बना भी, वो सर्व शक्तिशाली नहीं था, उसकी ऑटोनॉमी नहीं थी, एजेंसी नहीं थी, वो कर्ता के रूप में नहीं कर पाया। वो या तो पाल के अधीन था, या गुर्जर प्रतिहार के अधीन था, या राष्ट्रकूट के अधीन था। ज्यादातर समय पे, ज्यादातर जो गुर्जर प्रतिहार है उसमें कन्नौज पे उनकी पकड़ होती है। वो क्यों होती है, इसकी चर्चा मैं करूंगा। अब ये ध्यान दीजिए कि 8वीं शताब्दी में और 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार की तरफ से जो है वत्सराज है, पाल वंश की तरफ से धर्मपाल, और राष्ट्रकूट की तरफ से ध्रुव। कन्नौज को लेके आपस में जब गुर्जर प्रतिहार, जब पाल वंश कन्नौज पे आता है, अपना राजा बनाता है, तो गुर्जर प्रतिहार उसको विस्थापित करता है और फिर अपना राजा बनाता है। और अंत में राष्ट्रकूट आके गुर्जर प्रतिहार को हराता है, पाल को भी हराता है, और अपना शासन बनाता है। लेकिन राष्ट्रकूट का जो अपना आरामदेह जो क्षेत्र है, जो उसका अपना कंफर्ट जोन है, वो है दक्षिण। तो जब जब वो वापसी करता है, तब तब ये जो दो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, पाल आपके वंश के लोग और गुर्जर प्रतिहार के लोग, वो फिर से उस पर अपनी नजर बनाते हैं। लेकिन गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश की तुलना करें तो इसमें गुर्जर प्रतिहार काफी हावी रहता है, दे हैड अपर हैंड। लेकिन इन तीनों में जो सर्वशक्तिशाली होता है प्रमाणिक तौर पर, वो है राष्ट्रकूट लोग, क्योंकि जब जब राष्ट्रकूट आता है, वो इनके सामने दोनों शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। तो ये ध्यान दीजिए, पहले दौर में ये जो तीन लोग हैं, वत्सराज, धर्मपाल और ध्रुव, तीन क्षेत्रीय शक्तियों की तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष का निर्माण करते हैं और आपस में लड़ते हैं, और कुल मिला के अनिर्णायक होता है, और किसी को कुछ मिलता नहीं है। अब दूसरे में मोटा मोटा वही समय काल है, लेकिन बाद में थोड़ा और आगे चलकर इसमें प्रतिहारों की तरफ से नागभट्ट द्वितीय, पाल की तरफ से वही पुराना शासक धर्मपाल, और राष्ट्रकूटों की तरफ से जो नया शासक है गोविंद तृतीय आता है। फिर वो त्रिपक्षीय संघर्ष का एक अपना निर्माण होता है, लड़ाई होती है। इसमें भी वही हालात रहते हैं जैसा कि पहले में है। राष्ट्रकूट इसमें हावी साबित होते हैं। जब राष्ट्रकूट वापसी करते हैं, फिर से कभी पाल का,
तो कभी प्रतिहारों का कन्नौज पे दबदबा रहता है। लेकिन कुल मिला के यदि आप देखें तो ये अनिर्णायक रहता है। इस बात पे बहुत ध्यान दीजिएगा, किसी को कुछ मिलता नहीं है। इसमें शक्ति का ह्रास होता है। ये लड़ाई कुल मिला के आत्मघाती होती है, लोग मारे जाते हैं, हाँ, संसाधनों का नुकसान होता है। और कुल मिला के ये प्रमाणित कर देता है कि भारत एक ऐसे समय काल में है, राजनीतिक समय काल में, राजनीतिक दृष्टिकोण से, जो कि एकदम विखंडित हो चुका है। और ये एक बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड हो गया है बाहरी शक्तियों के लिए, जो नई शक्तियां हैं उभर के आ रही हैं, उनको भारत में आने के लिए। एक बार आपको मैप की तरफ ले चलूंगा दोबारा। ये ध्यान दीजिए कि ये जो पश्चिम भारत है, जब भी गुर्जर प्रतिहार कन्नौज की तरफ आते हैं, तो इस उत्तर पश्चिमी भारत से जो ये दिशा है, उत्तर उत्तर पश्चिमी ये वाला, और पश्चिमी, यहाँ से इस्लाम का आगमन चालू हो जाता है। तो ये चुनौती बनी रहती है सतत। तो प्रतिहारों के लिए मुश्किल होता है कि वो एक दृष्टि बना के रख सकें, हाँ, केंद्रित कर पाना अपने शक्ति को कन्नौज पे, ये इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो इनका ध्यान बटा रहता है। इसीलिए ये अंदरूनी तौर पर, स्वाभाविक तौर पे कमजोर होते हैं, क्योंकि इनका ध्यान यहाँ पे भी है कि इस्लामिक जो एक नई सत्ता आई है उत्तर पश्चिमी में, अरब में, जो फैल रही है, वो इस दिशा से अक्सर आ जाती थी। तो इस पे भी एक नजर बनाए रखना था। तो ये एक प्रकार का संदर्भ है जो आप अपने ध्यान में रखिएगा। आने वाले समय में यही होता है, आपस में लड़के जब कमजोर हो जाते हैं और एक भारत का राजनीतिक ऐसा माहौल होता है कि अंततोगत्वा यही इस्लामिक शक्तियां भारत में आ जाती हैं। और तुर्क जो है, जिसको बोलते हैं, क्योंकि तुर्क लोग थे जो इस्लाम को आत्मसात कर लिए थे, और हर दिशा में वो जा रहे थे, भारत में भी आए। और उनके आने के भारत बाद वो कन्नौज नहीं, बल्कि ये जो पूरा क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी से लेके, लाहौर से लेके, ये दिल्ली वाला जो क्षेत्र पूरा लेके पेशावर, ये पूरा राजनीतिक केंद्र बन जाता है। तो कितना ध्यान देने योग्य बात है कि सबसे पहले प्राचीन इतिहास में ये शक्ति का केंद्र होता है, फिर बाद में ये शक्ति का केंद्र होता है, और फिर बाद में जाके मगध शक्ति का केंद्र होता है। फिर आके कन्नौज शक्ति का केंद्र होता है, और फिर से आके जब इस्लाम आता है तो ये पूरा शक्ति का केंद्र बन जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और जब अंग्रेज आते हैं तो ये कैलकाटा वाला जो एरिया है, जो पश्चिमी, उत्तर, सॉरी, पूर्वी वाला जो क्षेत्र है, केंद्र बनता है। और 20वीं शताब्दी में दिल्ली फिर से केंद्र बन जाता है। तो ये समय समय पर अलग अलग राजनीतिक केंद्र रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी ये जो समय काल बहुत महत्वपूर्ण है। कन्नौज, जो कि आज के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन उस समय एक राजनीतिक केंद्र था जिसके लिए खूब लड़ाइयाँ लड़ी गई। आइए चलते हैं आपको लेके हम आखिरी स्लाइड में। ये कुछ संदर्भ हैं रीडिंग के लिए, आप लोग पढ़िएगा इसको, इस चैप्टर के लिए और अन्य अध्याय के लिए। इससे आपको ज्ञान हासिल होगा। और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे शेयर साझा कीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए। फिर मिलेंगे आप लोगों से। इसका नोट्स बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि पढ़ के अपने ज्ञान का संवर्धन करें, बजाय सिर्फ इसी पे निर्भर रहने के।